नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आप लोगों के बीच फिर से एक नई वीडियो में। तो चलिए आज हम पहले नया आज का हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूरोप में एक नई विचारधारा, एक नई आइडियोलॉजी का जन्म होता है और वो धीरे धीरे वो अपनी पकड़ बनाते जाता है। और वो नई एक विचारधारा जो थी वो है वहाँ का एक राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म की जो विचारधारा है वो वहाँ पर एक कैसे जन्म लेती है, कैसे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। कुछ पुरानी चीज़ें जो कि पुरानी जो अरिस्टोक्रेसी थी, जो मोनार्की थी, उनके खिलाफ लोग लामबंद होते हैं और फिर वो एक राष्ट्रवाद की विचारधारा के तले आगे बढ़ते हैं। और फिर फ्रांस की क्रांति होती है, उसने एक नई इस विचारधारा को एक रूप दे। जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, ये जो आइडियोलॉजी है नेशनलिज्म की, वो फ्रांस की क्रांति ने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने उसको एक नया रूप दिया, एक नया आयाम दिया और दुनिया के सामने एक नज़ीर पेश की। एक बेहतर उदाहरण के रूप में एक नई विचारधारा को एक कैसे लागू किया गया यहाँ पर, वो हमने देखा। और फिर तो चलिए अब धीरे धीरे जब फ्रांस में जब राष्ट्रवाद एक अपनी जड़ें जमा चुका था, तो फ्रांसीसियों को लगा कि नहीं, कि ये जो राष्ट्रवाद है इसको अब पूरे बाकी लोगों में, बाकी के जो यूरोप है उनके जो आस पड़ोस में, वहाँ भी फैलाया जाए, क्योंकि उन्हें ये विचारधारा, वो जो आइडियोलॉजी है, काफ़ी उन्हें पसंद आई। तो ऐसे में वो लोग फिर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाते हुए आगे निकले और इस तरह का एक सिलसिला सा, और वो धीरे धीरे एक यूरोप के पूरे हिस्से में, या जहाँ से आप देख रहे हैं इधर आसपास के फ्रांस और उसके आसपास के इलाके में ये फैलता गया और धीरे धीरे एक राष्ट्रवाद जो था एक साम्राज्यवाद का रूप लेने लगा। और फिर वो जो इलाके वहाँ पर बने, फ्रांस के जो आधिपत्य में आए, और वो वहाँ पर जो फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में, माफ कीजिएगा, आधिपत्य में नहीं, अधिकार क्षेत्र में जो हिस्से आए, वहाँ पर फिर एक असंतोष की भावना हुई और फिर वहाँ पर भी इस असंतोष की भावना ने एक राष्ट्रवाद को एक नए रूप में पेश किया। और तब चलिए आज बात करते हैं हम लोग। अब एक नया, आज का हम लोग नया चैप्टर है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, फिर कैसे एक राष्ट्रवाद बना। जैसे कि हम लोग सबसे पहले जब हम लोग अब आज वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो उसमें हम लोग यूरोप में हमें बहुत सारे देश देखते हैं, जैसे जर्मनी है, फिर ब्रिटेन, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस, स्पेन और भी बहुत सारे देश हैं। तो वो स्विट्जरलैंड, वो आज के जो देश है वो, और यदि 18th सेंचुरी का मैप देखें, मिड 18th सेंचुरी का, तो वहाँ पर ये सारे देश आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैप का वो हिस्सा आपको, ऐसे मैप वो नहीं दिखेंगे। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वेयर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टूडे। जैसे आज हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग पता है कि जैसे जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ये सारी चीजें आपको नहीं दिखेंगे। व्हाट वी नो टूडे, तो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वे आर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। ये सारे जो है अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स और बाकी छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए थे। हुज रूलर हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, जो इनके जो शासक थे उनके पास एक स्वायत्त क्षेत्र होता था जहां पर वो शासन करते थे। अब यदि देखें, बात करें फिर, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड इन व्यू ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल्स। जो कि पूर्वी यूरोप था, ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक, यानी कि जो एक ऑटोक्रेसी, यानी कि एक तरह का कहें कि वो एक राजतंत्र ही था, और वहां पर मतलब एक निरंकुश राजतंत्र था जिसके तहत वो वहां कर रहे थे, और वहां जो शासन कर रहे थे, एक निरंकुश राजतंत्र वहां शासन कर रहा था, और जहाँ भी अलग अलग तरह के लोग रहते थे। ये ऑटोक्रेटिक मोनार्की। ऐसे से इन शब्दों को अच्छे से समझ लें और उसके बाद इसको ध्यान में रखें, क्योंकि ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको आगे काफी काम आएंगे। विद इन द टेरिटरीज विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग विचारधारा के, जिनकी खान पान, वेशभूषा, भाषा बिल्कुल अलग हुआ करती थी, वो एक साथ रहा करते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग द कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। वहाँ पर वो एक समान, मतलब कलेक्टिव आइडेंटिटी या एक समान
ना उनकी पहचान थी और ना ही समान कल्चर था, समान संस्कृति थी। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, वो तो कभी कभी अक्सर अलग अलग भाषा बोलते थे, और वो अलग इथनिक ग्रुप के भी हुआ करते थे, अलग अलग इथनिक ग्रुप से भी हुआ करते थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria Hungary, for example, was a patchwork of many different regions of peoples. हैब्सबर्ग जो था एक अलग अलग तरह का वो मिला के बना हुआ था, अलग अलग तरह के लोगों का, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों का कब मिला के बना हुआ था। ये इसका एक अच्छा उदाहरण था। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy were predominantly German speaking. ये जो था इन क्षेत्रों में वो एरिस्टोक्रेसी था, यानी कि एक तरह का कुलीन तंत्र था, जो कि जिनकी की भाषा जर्मन थी, जबकि यहाँ के लोगों की भाषाएं उनसे अलग थी। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेसिया. In Hungary, half of the population spoke the Magyar, while the other half spoke the variety of dialects. In Galicia, aristocracy spoke Polish. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of empire a mass of subject peasant peoples, Bohemians and Slovaks. To the north, Slovens, Carniola, Carots. To the south, Romans. To the east, Transylvania. Such differences did not easily promote sense the political unity. The only tie binding these diverse group together was a common allegiance to the emperor. इनके बीच कोई भी एक तरह समानता नहीं थी। उनकी भाषाएं अलग थी, उनका संस्कृति अलग थे, उनका रहन सहन अलग था, उनकी इथनिसिटी भी अलग थी। उनमें एक ही चीज कॉमन था कि वो अपने उनकी जो एम्पेरर थे, उनका जो शासक था, उनके प्रति जो निष्ठा थी, वही एक समान था इनमें। हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज? अब सवाल होता है कि ये नेशनलिज्म और आइडिया जो है, नेशन का जो आइडिया है, यहाँ पर फिर कैसे उभरा? क्योंकि यदि आज के डेट में देखें तो यदि हम जर्मनी की बात करें तो वो बिल्कुल अलग है, यदि फ्रांस की बात करें तो वो भी उनसे अलग है। वैसे ही सारे जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग कल्चर और भाषा, इथनिसिटी, वो सारी चीज़ें अलग अलग वो रखता है। तो फिर ये विचारधारा आखिर आया कहाँ से? तो चलिए देखते हैं इसको, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, आखिर ये कैसे आया, कहाँ से? इस दौर में ये देखा गया कि यहाँ पर एक बहुत ही छोटा ग्रुप जो कि कुलीन समाज का था, कुलीन वर्ग का, जिसको जैसे यहाँ देख सकते हैं ये एरिस्टोक्रेसी, जैसे हम लोग पहले बात कर चुके कि इसको ये काफ़ी काम देने वाला है, ये सब इन टर्मिनोलॉजीज को याद रखें। सोशली पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। ये जो यूरोप में एक उस तब तक एक एरिस्टोक्रेसी था, एरिस्टोक्रेसी काफ़ी डोमिनेंट था यहाँ पर, जो कि सोशली और पॉलिटिकली। द मेंबर्स ऑफ दिस class were common by life that cut across the regional division. यहाँ का जो एक तरह का जीवन पद्धति थी इनके बीच, और ये लोग they owned estates, वो संपत्ति एक बड़ी बड़ी मतलब संपत्तियों के मालिक हुआ करते थे। शहरों में भी उनके हवेली वगैरह वो अपने पास था, उनके पास शहर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह पर वो एक भाषा फ्रेंच बोलते थे अपने आपस में। वो जैसे अभिजात्य वर्ग की एक भाषा थी वहाँ की फ्रेंच, जैसे आज या फिर ब्रिटिश पीरियड में देखें तो आज तो इंग्लिश अपने देश में लगभग सारे लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत लोगों द्वारा सारे लोग तो नहीं, लेकिन फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन यदि हम यही ब्रिटिश पीरियड में जाएं तो इंग्लिश जो थी भारत में एक अभिजात्य वर्ग की भाषा थी। वैसे ही उस समय की वो फ्रेंच वहाँ की हुआ करती थी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। उनके जो परिवार थे वो वैवाहिक संबंधों के द्वारा वो ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, वो वैवाहिक बंधनों से बंधे होते थे वो परिवार अक्सर। दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वाज द हाउएवर द न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। ये जो मजबूत ये जो कुलीन तंत्र था संख्या में तो बहुत कम थे,
लेकिन ये पावरफुल थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि वहाँ का जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन था वो छोटे किसान थे या फिर कृषि मजदूर थे या दास थे, हुआ करते थे। और बहुत बड़ी संख्या में जो सेंट्रल यूरोप थे, while in eastern and central Europe the pattern of the land holding was the characterized by the vast estates which were cultivated by the serfs। तो चलिए अब फिर आगे देखते हैं इसमें। इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, लेकिन जब पश्चिमी जो पार्ट है सेंट्रल यूरोप का, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड इमर्जेंस ऑफ द कॉमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मार्केट। अब एक नया वर्ग यहाँ तैयार हो रहा है। देखिए जो सेंट्रल यूरोप है, सेंट्रल यूरोप का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर एक नया वर्ग तैयार हो रहा है। चलिए देखते हैं सेंट्रल यूरोप का पश्चिमी हिस्सा ये कौन सा किधर का आएगा। ये मैप में देखते हैं इसका, यूरोप का जो यहाँ में मैप दिया हुआ है ये देख सकते हैं, ये हमारा सेंट्रल यूरोप है। इसका पश्चिमी हिस्सा यानी फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड वगैरह ये सारे जो है इस क्षेत्र में एक नया वर्ग तैयार हो रहा था जो कि मार्केट पर आधारित था और उनका जो इनकम था वो प्रोडक्शन पर आधारित था। ये नए एक नया वर्ग तैयार हो रहा था जो कि औद्योगिकरण की देन था, यानी कि इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था और यहाँ पर एक ये लोग अब एक इनके पास कैपिटल आ रहा था। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि जब सेंट्रल इस क्षेत्र में जब ग्रोथ होने लगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, औद्योगिक उत्पादन का, तो जाहिर है मीन द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स, तो शहर का भी विकास होने लगा। इमर्जेंस ऑफ द कॉमर्शियल क्लासेस, जो कि व्यापारिक क्लास का फिर एग्जिस्टेंस बढ़ने लगा, उनको वो भी बढ़ने लगे जिनका की मतलब वो पूरी तरह से मार्केट पर डिपेंड करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन द इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी शुरुआत जो सेकेंड हाफ यानी कि 18वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध होता है, 18वीं शताब्दी की आधी सदी बीत जाने के बाद यहाँ शुरू हुआ। बट इन फ्रांस पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जबकि इस क्षेत्र में जर्मनी वगैरह में यहाँ पर 19th सेंचुरी में आया, यानी कि यह उस क्षेत्र में पहले ही आ चुका था। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स कम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। तो इसने क्या किया, एक ऐसे लोगों का एक ग्रुप बना जो कि हर रोज ऑफिस या फिर अपने कारखाने जा रहा काम करने के लिए और एक नियमित आय पा रहा है। तो एक नया वर्ग जो कि इससे पहले ये समूह वहां पर नहीं था। तो ऐसे में ये जो नया जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, इसने एक मिडिल क्लास, ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड अ मिडिल क्लास मेड अप ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। अब देखिए एक इसी में एक वर्ग बना वो जिसके पास जो काम कर रहा है कहीं भी कारखानों में, और उसी में फिर एक आया कि नहीं दूसरा है इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल जो टेक्नीशियन वगैरह थे, इन सब का ये सारा एक मिडिल क्लास का एक मिलकर बनाया इन्होंने। इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वेर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। It was among the educated liberal middle class that ideas of national unity following the abolition of the aristocratic privileges gained popularity। अब हुआ ये कि जो कुलीन तंत्र थे, जो जिनके पास की पुश्तैनी संपत्ति थी, वो जमीनें थी, उनके आधार पर वो जो शासन कर रहे थे लोगों पर, अब यहाँ पर एक नए वर्ग का उदय होता है जिनके पास पैसा है, नॉलेज है, वो सब कुछ है, लेकिन एक विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के सामने उन्हें एक नीचा दिखाया जाता है, वो उनका एक ओहदा नीचा होता है। इसलिए एक यहाँ पर एक तरह का जो होता है कि एबॉलिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, और इस तरह का जो कुलीन जो कि छूट था, जो वंशानुगत जो उनको छूट मिल रहा था, जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे, इनके खिलाफ एक पॉपुलरिटी, एक पॉपुलर एक मूवमेंट को हवा देने का काम किया इस ग्रुप ने, क्योंकि इसके पास आज नॉलेज भी है, पैसा भी है और एक अच्छी जीवन शैली है। तो ये सारी चीजें मिलकर वहां पर एक नई विचारधारा को मतलब एक लिबरल नेशनलिज्म, चलिए नेशनलिज्म जब आ चुका था, नेशनलिज्म एक अलग लेवल पर जा रहा था, अब यहाँ पर एक लिबरल नेशनलिज्म की बात हो रही है। क्योंकि अब यदि आप नेपोलियन की बात करें, अभी पिछले हमने अध्याय में देखा कि नेपोलियन एक अपने राष्ट्रवाद को तलवार के दम पर, ताकत के दम पर पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में फैलाना चाह रहा था, और वही नेशनलिज्म एक
वो उनका जो राष्ट्रवाद था वो एक साम्राज्यवाद का रूप ले रहा था, वो नेशनलिज्म एक कॉलोनिज्म का रूप ले रहा था। और ऐसे में अब एक यहाँ पर एक देख उसका उससे एक लेकर उससे इतर एक नई विचारधारा यानी कि लिबरल नेशनलिज्म अब रूप ले रहा है। और फिर लिबरल नेशनलिज्म का जो उल्टा एक देख सकते हैं आप, एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो था, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, अब आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का जो दौर है वो आपको जर्मनी और इटली में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस पर बात करते हैं अभी हम लोग लिबरल नेशनलिज्म पर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी कि नेशनलिज्म जो है एक नए नए रूप में नए अंदाज में अब सामने आ रहा है, वो लिबरल नेशनलिज्म। जैसे लिबरलिज्म एक आया कि लिबरलिज्म का मतलब होता है कि ये एक लैटिन रूट से बना है, लाइबर मतलब होता है फ्री, यानी कि इंडिविजुअल, एक हर इंडिविजुअल को एक फ्रीडम से बात आता है, फ्रीडम एंड इक्वालिटी हर इंडिविजुअल की ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। पॉलिटिकली इट emphasized the concept of the government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy, clerical privileges and constitution and the representative government through the parliament. यानी कि ये पॉलिटिकल emphasize the concept of government by consent, यानी कि ये जो लिबरलिज्म का बात कर रहे थे, लिबरल नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, तो इसे एक मतलब यहाँ पर एक विचारधारा फिर से आई कि जो नेपोलियन की पहले जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जहाँ एक लोकतंत्र स्थापित हो चुका था, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो चुकी थी, आज से फिर से उस विचारधारा को यहाँ लोगों में जन्म दिया और फिर से लोगों के दिमाग में वो चीज घर आने लगा। रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी, यानी कि ये लिबरलिज्म का मतलब था कि ऑटोक्रेसी का पूरी तरह से खात्मा, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और एक प्रतिनिधि सरकार जो कि थ्रू द पार्लियामेंट के द्वारा। 19th सेंचुरी लिबरल्स आर आल्सो स्ट्रेस्ड द इनवाइबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो मैटर था पहले, जो कि दिवालिया वगैरह, जो जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं उनके अधिकारों को सीमित किया जाता था वगैरह इस तरह के। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ जो था, ये यूनिवर्सल सफरेज को, इसका मतलब यूनिवर्सल सफरेज से यहाँ पर नहीं था। ये चीज अभी यूनिवर्सल सफरेज की बात अभी दूर थी। ये आपको 20th सेंचुरी में ये चीज देखने को मिलेगा। अब यूनिवर्सल सफरेज क्या है इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, राइट टू वोट है ये। यू विल रिकॉल दैट इन रिवॉल्यूशनरी फ्रेंच विच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन द लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड was granted exclusively to property owning man। यानी कि जो जैसे हम लोग याद होगा कि रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन के बाद भी जो वोटिंग का अधिकार किसे दिया गया, जो कि प्रॉपर्टी ओन, जिसकी ऐसा पुरुष जिसके पास प्रॉपर्टी हो, बाकी जो महिलाएं थी उन्हें पिता और पति के हवाले कर दिया गया। ये उन्हीं के लिए एक माइनर की तरह उन्हें, जैसे तक देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। हाउएवर द नेपोलियन कोड went back into the limited suffrage and reduced women to status of a minor subject to father and husband. Throughout the 19th and early 20th century, women demanding the equal political rights। ये 1920 सेंचुरी तक जो महिलाएं जो है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट का डिमांड करती रही। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में जो सबसे प्रारंभिक दौर में जो यूनिवर्सल सफरेज लागू करने वाले देशों में से भारत था। भारत में जब 1935 की जो 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आया, उसके द्वारा यहाँ पर यूनिवर्सल सफरेज लागू किया गया। हालांकि उस वक्त भी ये कुछ सीमित था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 1952 में जो पहला चुनाव हुआ उसमें ये पूरी तरह से लागू कर दिया यूनिवर्सल सफरेज को। यहाँ पर हर व्यक्ति को मताधिकार का, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, वो संपत्ति रखता हो या नहीं, ये मायने नहीं था, बस हर किसी को वोटिंग का अधिकार मिल गया था। एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन द नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज द ऑपोजिशन मूवमेंट ऑफ डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो देखिए महिलाएं और जो ऐसे पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो भी अब यूनाइट हो रहे हैं पॉलिटिकल राइट्स के। यानी कि अब देख रहे हैं, कल तक जहाँ पर एक ऑटोक्रेसी थी, मोनार्की था, वहां पर अब एक लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला। लेकिन अब जिन लोगों के पास अधिकार नहीं था, जो जिनको प्रॉपर्टी नहीं है या फिर नहीं महिलाएं हैं, वो लोग भी अब इसके लिए डिमांड कर रही हैं। यानी कि एक
डेवलपिंग स्टेट है, डेवलपिंग स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप ये चीजें सिस्टम डेवलप हो रहा है। इन इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। अब जो कि जब देखिए यहाँ पर जो आर्थिक जगत में क्या देखा जा रहा है कि लिबरलिज्म का मतलब होता है स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट का फ्रीडम है, एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन। तो अलग अलग छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, अलग अलग जो छोटी छोटी रियासतें थी, उनके द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे, उनका कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन किस पर, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, पूंजी और वस्तुओं के जो संचरण है, उनके जो आदान प्रदान है, उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा, उसका पूरी तरह से खात्मा। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। ये जो है 19th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास का सबसे बड़ा डिमांड था यही चीज है, क्योंकि इसमें मूवमेंट किसका, गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट को पूरी तरह से फ्री किया जाए। क्यों? क्योंकि इनके पास आज कैपिटल था, हुनर था, लेकिन इनके पास अधिकार नहीं थे, तो ये अपने अधिकारों की डिमांड कर रहे थे। Let us take the example of the German-speaking regions in the first half of the 19th century. Napoleon administrative measures had the created out of countless small principalities, confederation of 39 states. अब इस इलाके में जो है कि जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज हैं वहां पर 30 से अधिक, यानी लगभग यहाँ के अनुसार 39 स्टेट्स थे छोटे छोटे। ईच ऑफ दे पोज द ओन करेंसी, इन हर किसी के पास अपनी करेंसी थी, नाप तोल की अपनी इकाइयां थी। अब यदि मर्चेंट एक व्यापारी हैम्बर्ग और नंबर ये न्यूरेमबर्ग में सामान बेचने जाता तो यहाँ पर 11 कस्टम बैरियर को पार करके जाना पड़ता था। पे ए कस्टम ड्यूटी अबाउट द 5% ऑफ द ईच ऑफ वन ऑफ देम, यानी कि वो अपना जो माल होता था, जो सामान होता था, उसका 5% इनको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। यानी कि आज के भी डेट में देखा जाए तो ये बहुत भारी है, बहुत अधिक मात्रा में है। ड्यूटीज वेर ऑफन द लेवीड अकॉर्डिंग टू देयर वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, उनके वेट और जो नाप था, नाप तोल के हिसाब से उनका लिया जाता था उस पर। एज ईच रीजन हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर्स, हर किसी का अपना अलग अलग था। टू मेजर द क्लोथ एग्जाम्पल वॉज एले, विच इज ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ, एंड एले इज टेक्सटाइल मटेरियल बॉट अ फ्रैंकफर्ट, आप फ्रैंकफर्ट का नाम सुने होंगे, आप इसको फ्रैंकफर्ट को आज के मैप में देखिए, बताइए किस राज्य में है, कहाँ है ये, किस स्टेट, किस देश में है यूरोप के, और उसका लोकेशन आप अपने देखिए। यही तरीका होता है मैप को पढ़ने का और मैप को समझने का। जब भी किसी नए शहर का या नई जगह का नाम पता चले तो उसको देख लीजिए आप। फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर टू क्लोथ, इन मिंज 55.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ देख रहे हैं जितना कपड़ा यहाँ फ्रैंकफर्ट में मिल रहा है वही वहां जाके इतना, ये थोड़ा बढ़ जा रहा है। यही न्यूरमबर्ग में जाके इतना हो जा रहा है, फेरीबर्ग में इतना हो जा रहा है। ऐसे में जब इस तरह का जो परिवर्तन, इस तरह का इतनी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का ये बदल रहा है, तो माप तौल की इकाई में जब इतना अंतर होगा इतनी कम दूरी में, तो व्यापार करना कितना मुश्किल रहा होगा, आप इस पर अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, सच conditions were the viewed as obstacles to the economic exchange and growth by the new commercial classes. अब जो नया जो कॉमर्शियल क्लास आ रहा था, इसको डेवलपमेंट में, इसको आगे बढ़ने में एक बाहरी बाधा था इस तरह की जो छोटी छोटी इकाइयां थी। Who argued for the creation of the unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. अब हुआ कि इनको चाहिए था एक इकोनॉमिक कॉमर्शियल, इनको एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी चाहिए, यहाँ से वहाँ तक मतलब पूंजी और वस्तुओं का आदान प्रदान आसानी से हो सके बिना किसी बाधाओं के, अनहिंडर्ड। इन 1834 a custom union of Julovern was formed at initiative of Prussia and joined by the most of the German states. The union abolished the tariff barriers and reduced the number of currencies from the 30 to 2. ये जो करेंसी तो जो पहले की 30 या उसके आस 30 या उससे अधिक हुआ करते थे, अब इसको घटाकर 2 करेंसी कर दिया गया। The creation of a network of railways further stimulated mobility,
harnessing economic interest and national unification, a wave of the economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. अब यदि हम लोग भारत की बात करें तो भारत में भी एक दौर था जब ऐसे थे। लगभग 31 दिसंबर 1857 के पहले भारत में भी लगभग 600 रियासतें थी, छोटी बड़ी। हर किसी के पास अपनी इकाइयाँ थी, हर किसी के पास माप तौल की अपनी इकाई थी, अपनी करेंसी थी। लेकिन जब ब्रिटिश पीरियड आया, ब्रिटिश राज ने भारत में नेशनलिज्म को कैसे बनाया, जब इस चीज को समझेंगे यहाँ से तो आपको फिर आपको भारत के संदर्भ में भी ये चीज समझने में आसानी होगी। क्योंकि ये जो स्थिति 1834-35 में देख रहे हैं, ये स्थिति भारत में आती है आज़ादी के, ये चीज भारत में 50-60 साल बाद आती है, 1857-58 के बाद, जब पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था लागू होती है, रेलवे का विकास होता है, डाक तार, प्रेस, ये सारी चीजें आती है। तो फिर वहाँ पर एक कलेक्टिव फीलिंग एक दूसरे को जोड़ता है और फिर यह भारत में भी राष्ट्रवाद का विकास देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे न्यू जो कन्वर्सनिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, और कंजर्वेटिज्म, संरक्षणवाद, और लास्ट में एक और इसमें आता है आपका जो रिवॉल्यूशनरीज का जो था। ये दो टॉपिक हैं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।